गरीब ढाबे वाली की सफलता। आसमान में काला अंधेरा छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। आज तू इस घर से निकल जा। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं देख सकती। जब से मेरे घर आई ये सब बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे को खा गई कलमुही कहीं की। माँ जी, भगवान के लिए ऐसे मत करो। मेरा इस घर के सिवाय और कोई भी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती और कहीं भी जाकर मर, लेकिन मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। शालिनी की सास कमला उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी माँ, ऐसे मत करो प्लीज। कमला शालिनी की सास थी। कमला का बेटा राहुल 2 साल पहले शालिनी से शादी करके उसे अपने घर लाया था। कौन है भाई? सुबह सुबह कौन आ गया? कमला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा शालिनी के साथ बाहर खड़ा था। राहुल तुम? और ये कौन है? माँ, ये शालिनी है, मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमने शादी कर ली है माँ। शालिनी कमला के पैर छूती है। बस बस ठीक है। अरे माँ, अब अंदर तो आने दो। कुछ देर के बाद शालिनी अपने कमरे में थी और तभी राहुल की माँ राहुल से कहती है, ऐसे कौन शादी करता है? लड़की कैसी है, घर बार कैसा है, सब देख सोच के शादी करनी होती है। या ऐसे ही किसी से भी शादी करके घर ले आओ? माँ, शालिनी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसके घर में कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप कुछ समय पहले ही गुजर गए थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। कमला शालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से वो कुछ नहीं बोलती। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, चलो सब साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। माँ, शालिनी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। कमला जब खाना खाती है तो सच में खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। राहुल के काम पर जाने के बाद कमला शालिनी को ताने मारती है और पूरा दिन उससे घर का काम करवाती थी, लेकिन शालिनी इसके बारे में राहुल को कुछ नहीं बताती। शादी के कुछ समय बाद ही राहुल का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो कमला शालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब देखो उसे कोसती रहती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। दरवाजे खिड़कियां देखूं, इस मनहूस ने बंद की है या नहीं। कमला जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वहां पानी गिरा हुआ था और उसका पैर फिसल जाता है। हाय, मर गई मैं। ये पानी जरूर इस चुड़ैल ने गिराया होगा। माँ, आप ठीक तो हो ना? तू मुझे मारना चाहती है ना, इसलिए यहाँ पानी गिराया है। चल, आज तू मेरे घर से निकल जा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मैं सब जानती हूँ, तू निकल जा यहाँ से। और वो धक्के मारकर शालिनी को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। शालिनी दरवाजा बजाती रहती है। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी माँ, दरवाजा खोल दो प्लीज। लेकिन कमला दरवाजा नहीं खोलती। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, और वो अकेली बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती है और वो जाते जाते बहुत आगे निकल जाती है। तभी एक घर का कुत्ता शालिनी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर घर की मालकिन उठती है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी। अरे क्या हो गया? ये शेरू इतना क्यों भौंक रहा है? शेरू, क्या हुआ? कौन है बाहर? और शेरू भागकर अपनी मालकिन के पास जाता है और उसे खींचकर बाहर लाता है। वह बूढ़ी औरत शालिनी को देखती है। अरे इतनी बारिश में कौन जा रहा है? और वह उसे आवाज लगाती है। बेटा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो?
यहाँ आ जाओ। औरत की आवाज सुनकर शालिनी उसके पास आती है। बेटी तुम कौन हो और इतनी बारिश में कहाँ जा रही थी? देखो पूरी तरह से भीग गई हो। चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये तो अच्छा हुआ शेरू ने तुम्हें देख लिया और इसकी वजह से मैं उठ गई। शालिनी अपने बारे में उस औरत को सब कुछ बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटा। तुम मेरे साथ यहीं रह सकती हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अपने शेरू के साथ। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है बेटी। उसके कहने पर शालिनी भी उनके साथ वहीं रुक जाती है। अगले दिन सुबह वो बूढ़ी औरत को खाना बनाते देखती है। दो माँ जी, आज मैं खाना बनाती हूँ। और शालिनी खाना बनाती है। शेरू भी शालिनी के सामने खड़ा हो जाता है। शेरू, भूख लगी है तुम्हें? खाना खाओगे तुम? शालिनी खाना बनाकर शेरू को खाना खिलाती है और फिर बूढ़ी औरत और शालिनी दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वो औरत पहला निवाला खाती है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बिल्कुल रतन जी की तरह। और बूढ़ी औरत बताती है कि उसके पति रतन का एक ढाबा था और वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और उनका ढाबा भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कहाँ है आपका ढाबा? हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है बेटी। अगले दिन वह शालिनी को अपना बंद पड़ा ढाबा दिखाती है। माँ जी, क्या मैं आपके ढाबे पर खाना बना सकती हूँ? राहुल के जाने के बाद अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। राहुल को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता था। अब मैं खाना बनाकर सब लोगों को खिलाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, वैसे भी इनके जाने के बाद तो ढाबा बंद ही है। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शालिनी पूरे ढाबे की सफाई करती है और वहाँ खाना बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में सब काम अच्छे से चलने लगता है। वाह, क्या स्वाद है! मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। शेरू भी पूरा दिन शालिनी के साथ ढाबे पर ही रहता था। अब शालिनी के ढाबे पर लोगों की लाइन लगी रहती थी और जो एक बार वहाँ का खाना खाता था वो बार बार उसी ढाबे का खाना खाना पसंद करता था, जिसकी वजह से आसपास के ढाबे वाले भी अब शालिनी से जलने लगे थे। भाई, जब से ये लड़की ने रतन जी का ढाबा शुरू किया है, अपने ढाबे में तो कोई आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, अब तो मेरा भी कोई बर्गर नहीं खरीद रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। इधर शालिनी और दादी दोनों बहुत खुश थे। अब तो शेरू पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम जब ढाबे पर जाती हो तुम्हारे साथ ढाबे पर पहुंच जाता है और जब घर आती हो तो घर आ जाता है। जी माँ, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। लेकिन ये ढाबे में आने वाले लोगों को अब बिल्कुल भी तंग नहीं करता, बल्कि एक साइड में आराम से बैठा रहता है। उसी रात बिट्टू ढाबे वाला और बंटी बर्गर वाला रतन के ढाबे पर जाते हैं। ये ले भाई मिट्टी का तेल और इसे पूरी दुकान पर डाल दे। भाई, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और वो दोनों दुकान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने ही वाले थे कि तभी शेरू की जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगती है। भाई जल्दी कर, लगता है ये कमबख्त यहाँ ना आ जाए। कुत्ते की आवाज सुनकर शालिनी और बूढ़ी माँ उठ जाते हैं। शेरू शालिनी को पकड़कर ढाबे की ओर ले जाने लगता है। शालिनी और उसकी माँ देखती है कि ढाबे पर दो आदमी थे और वो दोनों जोर जोर से लोगों को आवाजें देकर उठा देती है। चोर चोर, सब आओ, देखो दुकान में चोर घुस गए हैं। सब लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। दादी जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों ऐसा काम करेंगे। वो तो अच्छा हुआ शेरू था,
इसकी वजह से सब कुछ बच गया, नहीं तो सब खत्म हो जाता। भगवान कभी कुछ गलत नहीं होने देता, वो हमेशा सबके साथ रहता है। धीरे धीरे शालिनी का काम और बढ़ने लगा था। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी वहां आती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और शालिनी के ढाबे पर खाना खाता है। उसे शालिनी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। तुम तो खाना बहुत लजीज बनाती हो। मेरी कंपनी है, क्या तुम हमारी कंपनी के लिए 500 टिफिन बना सकती हो? क्या 500 टिफिन? शालिनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, इसलिए वो मान जाती है और शाम को वो दादी माँ को सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। अब वह अपने साथ काम के लिए 2 और वर्कर रख लेती है और दोपहर को कंपनी की गाड़ी आकर सारे टिफिन ले जाती थी। अब शालिनी का काम दिनों दिन बढ़ रहा था। धीरे धीरे शालिनी उस छोटे से ढाबे को और बड़ा करवा देती है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखवाती है, रतन का ढाबा। अगर आज ये होते तो अपना इतना बड़ा नाम देखकर बहुत खुश होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसे ज़रूर देख रहे होंगे कि हमारी बेटी ने अपनी मेहनत से ढाबे को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये कहानी बूढ़ी अम्मा की है जो इस झोपड़ी में अकेली रहा करती थी। कहने को तो उनका एक बेटा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था और कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता था और ना ही उन्हें कभी पैसे भेजता था। उसे तो शायद ये भी ना पता हो कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। बूढ़ी अम्मा उस झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहा करती थी। कई बार वहाँ कुछ जानवर जरूर आ जाते थे तो झोपड़ी के आगे लगे पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं से खाने का वो इंतजाम करती थी। क्या फायदा ऐसे बेटा पैदा करने का जो कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आता। पता नहीं शहर में कौन सा काम करता है जो उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आती। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। जैसे ही उसकी नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है, अरे इस पर तो नारियल लगे हैं, कैसे भी एक नारियल उतार कर इसका पानी पीती हूँ, पेट में ठंडक पड़ जाएगी। बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आती है और नारियल तोड़ने की कोशिश करती है। ये नारियल भी कितनी ऊंचाई पर लगते हैं। बहुत कोशिश करने पर अम्मा उन नारियल को नहीं तोड़ पाई। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? इस उम्र में ना तो मैं इस पेड़ पर चढ़ सकती हूँ और ना ही नीचे से ये नारियल उतार सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए एक नारियल ले सकते हो। लड़के ने उस बूढ़ी अम्मा की बात मानी और उस नारियल के पेड़ से 2 नारियल उतार दिए। एक नारियल उसने बूढ़ी अम्मा को दिया और एक नारियल अपने लिए ले लिया। जब वो आदमी नारियल पीता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या स्वाद है! इतना मीठा पानी, मानो कोई अमृत हो। ये नारियल का पेड़ तो सबसे अलग है, इतना मीठा पानी है। इधर बूढ़ी अम्मा भी वो नारियल का पानी पीती है। पानी तो बहुत मीठा है, मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मुझे तो ये नारियल पानी बेचना चाहिए। इतना मीठा पानी पीकर तो लोग खुश हो जाएंगे और बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इन नारियल को उतारूंगी कैसे? अगला दिन हो जाता है तो वो आदमी वहाँ फिर आता है। तभी अम्मा उस आदमी को देखती है और बोलती है, बेटा तू आज फिर मेरे लिए नारियल उतार दे, लेकिन आज मुझे ज्यादा नारियल चाहिए। अरे तुमने तो मुझे फ्री ही समझ रखा है, मुझे भी तो बहुत काम होते हैं। मैं इतनी ऊपर क्यों चढ़ूं भला? मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा? और तुम मुझे एक नारियल का लालच देती हो, उससे मेरा क्या फायदा? तो आज 2 नारियल ले लेना बेटा, मैं इस नारियल के पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, नहीं तो तुमसे मदद क्यों मांगती। एक शर्त पर उतार सकता हूँ, जितने नारियल तुम लोगी उससे आधे हिस्से के नारियल मैं अपने लिए उतारूंगा। बूढ़ी अम्मा के पास उस आदमी की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ठीक है,
तुम मेरे लिए 20 नारियल उतार दो। वो आदमी फटाफट से नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और अपने लिए 10 नारियल और बूढ़ी अम्मा के लिए 20 नारियल तोड़ लेता है। उस दिन बूढ़ी अम्मा उसी पेड़ के नीचे बैठकर उन नारियल को बेचती है। तभी एक गाड़ी आती है। नारियल देखकर वो गाड़ी वहाँ रुकती है। आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है। अम्मा जी 2 नारियल दे दो। बूढ़ी अम्मा 2 नारियल दे देती है। वो पति पत्नी नारियल पानी पीते हैं। पानी तो बहुत मीठा है, बाकी नारियल से कुछ अलग है। सही कह रहे हो, ये नारियल पानी तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। कितने पैसे हुए अम्मा जी? बेटा 100 रुपए हुए। वो उस बूढ़ी अम्मा को 500 रुपए देता है। ये लो अम्मा जी, नारियल पानी बहुत अच्छा है, आप मुझे 5 नारियल और दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल लो। अम्मा 5 नारियल उस आदमी को दे देती है और पैसे अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया करती है। ऐसे ही कुछ घंटों में अम्मा के सारे नारियल बिक जाते हैं और उनके बदले अम्मा को अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ जिसने अम्मा की नारियल तोड़ने में मदद की थी, वह अपने सारे नारियल बाजार में बेच आता है। आज तो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, क्यों ना मैं आज रात को ही उस नारियल के सारे नारियल तोड़ लूं, फिर उन्हें बाजार में लेकर जाकर बेच दूंगा। नहीं तो वो बूढ़ी औरत तो सारे नारियल मुझसे तुड़वाकर लोगों को बेच देगी, इससे मुझे क्या लाभ होगा। हाँ यही करता हूँ, आज ही रात सारे नारियल तोड़ लूंगा। इधर बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश थी। आज उसके घर में पूरा खाना बना था। अगर ये नारियल का पेड़ नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता, आज भी भूखा ही सोना पड़ता। रात हो जाती है और अम्मा भी अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। वो आदमी आता है और नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। अरे हमने तो कुछ नारियल कल तोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ तो आज भी उतने ही नारियल लगे हैं, ये बिल्कुल भी कम नहीं हुए। लगता है मुझे अंधेरे में ज्यादा लग रहे हैं। वो आदमी जैसे ही नारियल के पेड़ पर चढ़ता है, वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा था। इतनी देर से वो वहीं का वहीं था। अरे ये क्या हो रहा है, मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। वो एकदम से पेड़ से नीचे उतर जाता है और डर जाता है। अब वह एक डंडे से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है और बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है। जल्दी से सब नारियलों को बोरी में भर लेता हूँ। और वह सब नारियल बोरी में भरकर घर चला जाता है और उन्हें एक कमरे में रख देता है। अब सुबह इन सारे नारियलों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और इन मीठे नारियलों से खूब पैसे कमाऊंगा। और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह अम्मा उठती है और देखती है कि नारियल के पेड़ के नीचे नारियल ही नारियल रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं, लगता है रात को तेज आंधी आई थी। और अम्मा पेड़ के ऊपर नजर मारती है। अभी भी पेड़ नारियलों से भरा पड़ा था और पेड़ के नीचे बहुत सारे नारियल पड़े थे। ये तो पेड़ किसी जादुई पेड़ की तरह लग रहा है। इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं और हमने तो कल भी नारियल तोड़े, और देखो अभी भी ये नारियलों से भरा पड़ा है। बूढ़ी अम्मा एक नारियल खुद पीती है और बाकी सब नारियल इकट्ठे करती है और सड़क के किनारे उन्हें फिर से बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो आदमी जब सोकर उठता है, वो बहुत खुशी से अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे सांप थे और नारियल की बोरी जो उसने वहां रखी थी वो भी खाली थी। इतने सांप देखकर वो वहां से भाग जाता है और उसी अम्मा के पास जा पहुंचता है जहां वो नारियल बेच रही थी। अम्मा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे कोई नारियल नहीं लूंगा। तुम जितने बोलोगी मैं तुम्हारे लिए उतने नारियल तोड़ दिया करूंगा। अम्मा हंसने लगती है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देखो रात को हवा से कितने नारियल टूट गए हैं, अब तो कुछ दिन इन्हें ही बेचूंगी। वो देखता है कि वहां नारियलों का ढेर लगा था। आदमी जब पेड़ के ऊपर देखता है
तो वहाँ अब भी पूरा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। जो नारियल उसने तोड़कर अपने घर रखे थे, वहाँ उन नारियल की जगह सांप थे और वो सारे नारियल पेड़ के पास गिरे थे। वो अम्मा के आगे हाथ जोड़ता है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। अच्छा सुन, ये ले, एक नारियल पानी पी ले तू भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो वहाँ से बिना कुछ बोले हुए चला जाता है। अरे भाई, इसको क्या हो गया? कल तक तो मांग मांग कर ले रहा था। मैं इतने नहीं उतने नारियल लूंगा। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा अब बहुत खुश थी, क्योंकि वो नारियल का पेड़ उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन गया था। अब अम्मा के पास पैसे भी थे, जिससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी।